रेशनलाइजेशन समानुपातीकरण में कौन से शिक्षक विद्यालय से जाएंगे और कौन विद्यालय में बने रहेंगे, इसके बारे में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिसूचना में विस्तारित रूप से दिशा निर्देश दिया गया है और इस अधिसूचना में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र, अधिशेष शिक्षक और सरप्लस शिक्षक, कौन से शिक्षक की वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, इस अधिसूचना में क्लियर मेंशन करके बताया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स से समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही शिक्षक और शिक्षा से संबंधित अपडेट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है जो कि दिनांक 21/7/2026 के डेट में निर्गत हुआ है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत स्थानांतरण संबंधित सभी कार्य विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाना है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी ये आवेदन की प्रक्रिया ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण मॉड्यूल विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई, यानी कि ये जो प्रक्रिया है पोर्टल को बनाने की प्रारंभ कर दी गई है। इस बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि विश्वसनीय एवं यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम 7 में देय शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में अधिसूचित किया गया है। अब हम यहाँ से देखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ऐसे नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट है, प्रथम समव्यवहार में नियमावली की कंडिका 3(9) में अंकित 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि शर्त के मात्र स्थानांतरण हेतु आवेदन के निमित्त शिथिल रखा जाएगा। तो न्यूनतम जो है 5 वर्ष जो है शिथिल रखा जाएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट है, परीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो परीक्षा अवधि में रहने वाले जो भी शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे, यानी कि ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनका आवेदन नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है 3 नंबर, स्थानांतरण हेतु सेवा अवधि, कार्य अनुभव इत्यादि की गणना हेतु शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि 31 मार्च 2026 कट ऑफ डेट रहेगा। यानी कि जो भी आपकी शैक्षणिक कार्य अवधि की गणना होगी वो लास्ट तिथि जो रहेगी 31 मार्च 2026 तक रहने वाली है। अगला पॉइंट है 4 नंबर, विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण सहित भी इस चरण के स्थानांतरण के पात्र होंगे। यानी कि जो भी शिक्षक 2 वर्ष में म्यूचुअल ट्रांसफ़र या ऐसे पारस्परिक स्थानांतरण शिक्षक जिस भी माध्यम से आए होंगे, वो अगर उनका 2 वर्ष पूरा हो गया होगा तो वो भी जो है इस आवेदन के पात्र होंगे, यानी कि वो भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है 5 नंबर, विभाग द्वारा निर्गत मानक मंडल के आधार पर विद्यालयवार शिक्षक की आवश्यकता के गणना हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन के आधार माना जाएगा। यानी कि जो भी विद्यालय में नामांकन 2025 और 26 के सत्र के लिए हुआ होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है सीट की उपलब्धता होने वाली है। यानी कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक की आवश्यकता है वो 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के अनुसार माना जाएगा। अगला पॉइंट है जो कि प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रधान शिक्षक का एक पद जो है सृजन किया गया है, इसके बारे में है। अगला पॉइंट है 7 नंबर, समायोजन समानुपातीकरण हेतु अधिशेष शिक्षकों वाले विद्यालय एवं शिक्षक
अभाव वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि अधिशेष शिक्षक वाले विद्यालय एवं शिक्षक का अभाव, यानी कि जिस विद्यालय में शिक्षक का अभाव होगा, विद्यालय ऐसे विद्यालय की सूची जो है विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। अब देखेंगे 8 नंबर पॉइंट है, अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालय का जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष शिक्षक के रूप में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें पहला पॉइंट है, 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि में संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा। अब 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि वाले पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अधिक हो तो पदस्थापन अवधि घटती क्रम में अधिशेष शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। यानी कि जिस शिक्षक की अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो तो वो जो है अधिशेष शिक्षक की श्रेणी में आएंगे और उनका पदस्थापन अवधि जो है घटते क्रम अधिशेष शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। अगला पॉइंट है 2 नंबर, किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षकों को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी कि यदि उनका 5 वर्ष से कम विद्यालय में रहे होंगे तो उनको अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अधिशेष शिक्षक की पहचान की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी। इसमें विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग, विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, आयु यानी कि उम्र तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक मापदंडों को आधार बनाया जाएगा। आपने विद्यालय में कब योगदान किया है, आपका उम्र कितना है, ये सब जो है इसमें मायने रखते हैं। अब जो है अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापन या स्थानांतरण हेतु विकल्प देने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक अधिशेष शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से रिक्ति आवश्यकता वाले विद्यालय की सूची में से अधिकतम 30 विद्यालय का वरीयता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। यानी कि आप जो है अधिकतम 30 विद्यालय का चयन कर सकते हैं। आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार ये जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि अधिशेष शिक्षक को उसके द्वारा जिला के अंदर दिए गए विकल्प में से किसी विकल्प के विद्यालय में यदि ट्रांसफ़र या पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया, यानी आपने आवेदन किया और उस विद्यालय में आपका जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ये तो आसानी से हो जाएगी। लेकिन अन्यथा ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। यानी कि जब तक आपका फाइनल विद्यालय का नाम आवंटित नहीं होगा तब तक जो है आप उसी विद्यालय में बने रहेंगे। और एक बात है, शिक्षक आवश्यकता वाले एक ही विद्यालय में यदि एक से अधिक अधिशेष शिक्षक द्वारा विकल्प दिया जाता है तो नियमावली के अनुलग्नक में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के आधार पर अधिक अंक पाने वाले शिक्षकों को पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो ये जो है इसमें यदि मान लीजिए एक ही विद्यालय में 2 अधिशेष शिक्षक ने आवेदन कर दिया तो उसको जो है उसमें जिसका अधिकतम नंबर प्राप्त होगा उन्हें पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसमें क्लियर ये मेंशन करके बताया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी कि ट्रांसफ़र के लिए नंबर जो है बहुत मायने रखते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे अधिशेष शिक्षक जो अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु इच्छुक हों वे 5-5 जिला और 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकेंगे, जिसके आधार पर जिला प्रमंडल का आवंटन नियम अनुकूल विचार किया जा सकता है। परंतु संबंधित शिक्षक को अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण में कोई एक विकल्प
ही उपलब्ध रहेगा, यानी कि इसमें से एक ही उपलब्ध है। या तो आप जिला सेलेक्ट कीजिए या फिर प्रमंडल सेलेक्ट कीजिए। अगला पॉइंट है जिला एवं प्रमंडलीय संवर्ग के ऐसे अधिशेष शिक्षक जिनका अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण स्वीकृत होने के उपरांत यदि सामान्य स्थानांतरण अंतर्गत आवंटित जिला या प्रमंडल में अधिकतम 30 विद्यालयों में स्थानांतरण विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन नहीं होता है तो उनका जिला प्रमंडल आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। यानी कि आपका जिला और प्रमंडल अलॉट हो गया और आपका विद्यालय जो कि अलॉट नहीं किया गया, तो आपका जो है ये प्रमंडल और जिला का आवंटन जो है स्वतः निरस्त हो जाएगा, यानी कि विद्यालय का नाम आना चाहिए। अगला पॉइंट है ऐसे शिक्षक जिसकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें समानुपातीकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे स्वयं समानुपातीकरण के तहत अभाव वाले विद्यालय में जाने की इच्छुक हों। यानी कि जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें जो है वो चाहते हैं तो अपने सुविधा अनुसार ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक हो सकते हैं, अन्यथा उन्हें उसी विद्यालय में रहने दिया जाएगा। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम समायोजन समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिसके तहत जिला संवर्ग के शिक्षकों का जिला के अंदर ही समायोजन किया जाएगा। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक को प्रमंडल के अंदर जो कि समायोजन किया जाएगा, यानी कि जिला से जिला और प्रमंडल से प्रमंडल के अंदर आपका समायोजन किया जाएगा। इसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सभी तरह के शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में पर जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा विचार किया जाएगा। अगला पॉइंट है समायोजन समानुपातीकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार संशोधित रिक्ति प्रकाशित की जाएगी। यानी कि ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो विद्यालयवार जो है रिक्ति को प्रकाशित किया जाएगा कि किस विद्यालय में कितना सीट खाली रह गया। ये अगला पॉइंट है ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक एवं सामान्य स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं एवं उनका पारस्परिक स्थानांतरण होने की स्थिति में सामान्य स्थानांतरण हेतु दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो है पारस्परिक और सामान्य दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो उनका जो है एक में चयन हो जाएगा तो आपका दूसरे में दावा नहीं किया जाएगा, यानी कि सामान्य स्थानांतरण हेतु आपका विचार नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यदि किसी एक विद्यालय के 2 महिला शिक्षिका द्वारा आवेदन किया गया तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह प्रखंड वाली महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जिनका गृह प्रखंड रहेगा उस महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार किसी एक विद्यालय के लिए 2 पुरुष शिक्षक द्वारा आवेदन किया गया हो तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह जिला वाले पुरुष शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसके बाद समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में विभाग द्वारा वरीयता संबंधित निर्गत आदेश के अनुसार दावे का निष्पादन किया जाएगा। यानी कि अगर महिला शिक्षिका हैं तो उन्हें गृह प्रखंड का जो है प्राथमिकता दिया जाएगा, और अगर पुरुष शिक्षक है तो उन्हें गृह जिला का प्राथमिकता दिया जाएगा। अब जो है गंभीर बीमारी यानी कि गंभीर चिकित्सा स्थिति, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी एवं दिव्यांगता संबंधित दावों पर विचार केवल सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि गंभीर चिकित्सा स्थिति में असाध्य बीमारी के मामले में प्रमाण पत्र जिला सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, जो कि वैध होगा। यदि दिव्यांगता है तो दिव्यांगता संबंधित दावों के लिए प्रमाण पत्र लागू नियमों के अनुसार सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत होना चाहिए, जिसमें दिव्यांगता की प्रकृति एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए कि आपका जो है कितना % आप दिव्यांग है, इसके बारे में क्लियर मेंशन होना चाहिए।
अगला पॉइंट है सरस्वती विद्या निकेतन यानी कि मॉडल स्कूल के रूप में चयनित विद्यालयों में आवश्यकता आधारित विषय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जा चुकी है। इसलिए छात्र हित में ऐसे विद्यालय को इस स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा, यानी कि जो मॉडल स्कूल हैं उनके शिक्षकों को इससे अलग रखा जाएगा। तो अगला पॉइंट है विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों आपत्ति शिकायत सामान्यतः स्वीकार योग्य नहीं होंगे, यानी कि आप कोई दूसरे पोर्टल से आवेदन करते हैं तो ये जो है स्वीकार योग्य नहीं होगा। इसलिए आप जब भी आवेदन करें ट्रांसफ़र के लिए तो ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो ये था अधिसूचना जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या क्या पद्धति होने वाली है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हमने इस वीडियो में बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों में शेयर कीजिए। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। धन्यवाद।